हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वायरस के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में भी हम वायरस के बारे में ही चर्चा करेंगे और वायरस के बारे में चर्चा करते हुए हम ये देखेंगे कि किन कारणों से जो वायरस है उनको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले वायरस में कोई उपचयी क्रिया नहीं होती है। जो वायरस होता है उसमें बिल्कुल कोई उपापचय क्रिया नहीं होती है। ये एक निर्जीवता का लक्षण है इसका। दूसरी बात, इसमें कोशिका द्रव्य अनुपस्थित होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद में बात करें तो जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली भी इसमें अनुपस्थित होती है और एंजाइम्स वगैरह भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जो वायरस है वो हमेशा अविकल्पी परजीवी के रूप में ही रहता है। और जो रॉबर्ट कोच थे उनके जो पॉइंट्स हैं वो वायरस के ऊपर लागू बिल्कुल नहीं होते। उसके बाद में वायरस के जो सजीव के समान लक्षण हैं उनके बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वायरस में जनन की जो क्रिया है वो पाई जाती है। सबसे पहला लक्षण है कि जनन की क्रिया पाई जाती है। ये अपना रेप्लिकेशन कर सकता है होस्ट सेल में जाके। इसमें भी जीवाणु और कवक के समान रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जब ये जनन करेगा तो होस्ट के सेल में उससे रोग उत्पन्न होंगे। उसके बाद में जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो पाए जाते हैं वायरस में, जिससे कि ये गुणन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो उत्परिवर्तन की क्षमता है वो पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र और उसके समान जो जीन होते हैं वो जीन वायरस को उत्परिवर्तन करने में सहायता करते हैं। वायरस जनन के लिए पोषक की जो उपापचय होता है उसका प्रयोग करते हैं। खुद की उपापचय क्रिया इन लोगों में नहीं होती, इन जीवों में। इसीलिए ये जो लक्षण है, 4 लक्षण बताए गए हैं, ये सजीव के समान होने वाले लक्षण हैं। उसके बाद में निर्जीव के समान जो लक्षण है वो तो मुक्त अवस्था में तो ये निर्जीव होते हैं। जैसे ये किसी कण की तरह पड़े रहते हैं बाहर, तो वो अवस्था इनकी निर्जीव अवस्था होती है। उसके बाद में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली ये अनुपस्थित होती है। इसमें एंजाइम इसमें अनुपस्थित होते हैं। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और वृद्धि ये सारी की सारी जो सजीव क्रियाएं होती हैं ये इसमें अनुपस्थित होती है। और वायरस को जो रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। पृथक्करण में कैसे करेंगे? जैसे क्रिस्टल बना लिए, क्रिस्टलीकरण इनका हो सकता है, तो ये भी एक निर्जीव इनका गुण है। तो ये कुछ गुण थे। उसके बाद में इसमें एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, ये बता चुके हैं। जो वायरस होता है उसकी जो संक्रामक इकाई होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस की जो संक्रामक इकाई होती है उसको वायरॉन हम कहते हैं। उसके बाद में चर्चा करेंगे हम वायरस की संरचना के ऊपर। तो सबसे पहले वायरस की संरचना में वायरस के बाहर प्रोटीन का जो आवरण है वो पाया जाएगा। इस प्रोटीन के आवरण को हम क्या कहेंगे? कैप्सिड कहेंगे। ये प्रोटीन का आवरण सभी में पाया जाएगा, चाहे वो पादप विषाणु हो, जंतु विषाणु हो और वो चाहे बैक्टीरियोफेज हो। और ये जो कैप्सिड है ये अनेक प्रकार की यूनिट्स से मिलके बना होगा, जिसको हम कैप्सोमियर भी कहेंगे। जो कैप्सोमियर है वो उसकी जो प्रोटीन है वो होमोजेनस होती है। उसके बाद में बात करेंगे कि जो वायरस की कैप्सिड है उसमें कैप्सोमियर की जो संख्या है वो अलग अलग वायरस में अलग अलग
होती है। जैसे हम TMV की बात करें तो TMV में जो कैप्सोमियर की संख्या होती है वो 2130 होती है और इनकी जो प्रोटीन होती है वो बिल्कुल होमोजीनस होती है। और इनकी जो कैप्सोमियर होती है इसमें 158 अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है। ध्यान में रखिएगा ये बात, कितने अम्ल होते हैं, कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 158 अमीनो अम्ल होते हैं, जिनका अणुभार लगभग 18,000 के समथिंग होता है। विषाणु के कुछ कणों का लगभग 94 पॉइंट कुछ भाग प्रोटीन और 5% भाग न्यूक्लिक अम्ल ये होता है और कुछ नहीं होता इसमें। आगे देखेंगे कि जो एक कैप्सोमियर है उसमें 5 से 6 उप इकाई होती है। कुछ वायरस में कैप्सिड के बाहर एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है जिसको हम एनवेलोप कहेंगे। अब देखो एनवेलोप किसका बना होगा, लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का। जैसे हर्पिस वायरस है, मिक्सो वायरस है, इनमें एनवेलोप पाया जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे वायरस में पाई जाने वाली प्रोटीन चोल की संरचना के बारे में। तो प्रोटीन चोल की संरचना अलग अलग वायरसों में अलग अलग प्रकार की होगी। जैसे छड़ाकार प्रोटीन चोल वो पाई जाएगी अपनी TMV में। TMV अपना एक प्लांट वायरस है जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस भी बोलेंगे। उसके बाद में लंबा तंतु में प्रोटीन युक्त चोल होगा अपना, वो होगा पोटैटो में, पोटैटो वायरस जो होता है उसमें। उसके बाद में बहुतलीय प्रोटीन का जो आवरण होगा वो बैक्टीरियोफेज में पाया जाएगा। और उसके बाद में जो गोलाकार प्रोटीन का आवरण है वो अपना मिक्स वायरस में मिलेगा। तो ये थे कुछ एनवेलोप जो अलग अलग प्रकार के वायरसों में अलग अलग पाया जाता है। जो वायरस होते हैं उनका जो जीवाणु को भक्षण करने वाला जो प्रकार है उसको हम जीवाणुभोजी बोलते हैं। तो जीवाणुभोजी की जो प्रोटीन चोल है इसमें 20 तल पाए जाते हैं जिसको आइकोसाहेड्रल हम कहते हैं। कुछ जीवाणु, कुछ वायरस में प्रोटीन चोल अब्सेंट भी होता है, इसको हम वायरॉइड कहते हैं। अब देखो वायरॉइड किसके बने होंगे फिर, केवल और केवल न्यूक्लिक अम्ल के। जो डाइनर नामक साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले वायरॉइड शब्द दिया था। अब बात करते हैं वायरस में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल की। तो हमने पहले भी देखा है कि कुछ वायरस तो DNA के बने होते हैं, कुछ RNA के बने होते हैं, और कुछ सिंगल स्टैंडर्ड DNA, कुछ डबल स्टैंडर्ड DNA। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। वायरस में या तो DNA पाया जाएगा या फिर RNA पाया जाएगा। दोनों में से एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे। जैसे अपने प्लांट वायरस जो होते हैं उनमें मुख्य रूप से RNA होता है। प्लांट वायरस का उदाहरण हम TMV ले सकते हैं। तो TMV में केवल और केवल RNA होगा। उसके बाद में ये कुछ अपवाद दिए हैं। जो कॉलीफ्लावर वायरस है और पोटैटो लीफ रॉयल वायरस है इसमें DNA होता है, बाकी सब में तो RNA होता है प्लांट वायरस में, जबकि केवल इन दोनों वायरसों में DNA होता है। उसके बाद में जो जीवाणुभोजी होते हैं उसमें द्विकुंडलित रेखीय DNA अपना पाया जाता है। जीवाणुभोजी T2 और T6 आकार के इनके जो सिर होते हैं जिनसे हमको इनकी पहचानने में मदद मिलती है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो अपवाद हैं उनकी।
तो MS2 जीवाणुभोजी में क्या पाया जाएगा? RNA। 5 गुणा 174 जो जीवाणुभोजी है उसमें पाया जाएगा सर्कुलर DNA। तो ये उदाहरण आपको याद रखने पड़ेंगे। जो जंतु विषाणु होते हैं उसमें या तो DNA और या फिर RNA पाया जा सकता है, जिसमें कोई विशिष्टीकरण बिल्कुल नहीं होता। DNA युक्त जो विषाणु है उसको उदाहरण है अपना पर्वोवायरस। ये नीचे दिया गया जो पर्वोवायरस होता है वो उसमें सिंगल एक कुंडलित DNA, और ये कौन सा रोग फैलाता है? अर्थराइटिस रोग फैलाता है। पेपोवायरस जो होता है ये वार्ट रोग पैदा करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अनेक प्रकार के वायरसों की और उनसे होने वाले रोग की। तो जो जंतु विषाणु होते हैं उनमें जो DNA और RNA होता है वो ही रोग कारक होता है बिल्कुल। पर्वोवायरस और पेपोवायरस के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब जो पॉक्स वायरस होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA द्विकुंडलित होता है, और जो पॉक्स वायरस होता है उससे कौन सा रोग होता है? चेचक, स्मॉल पॉक्स। जो एडवर्ड जेनर थे इन्होंने चेचक की खोज की थी। उसके बाद में हम बात करते हैं जो वेरियोला या फिर वेरिशेला वायरस होता है, छोटी माता जो फैलाता है, उसमें क्या पाया जाएगा? ये जंतु विषाणु होगा तो इसमें DNA पाया जाएगा। हर्पिस वायरस है तो इसमें द्विकुंडली DNA होगा। वेरियोला वायरस तो होगा अपना स्मॉल पॉक्स रोग का कारक है। अब बात करते हैं हम RNA युक्त कुछ विषाणुओं की। कुछ अन्य DNA युक्त विषाणुओं की अगर बात करें तो कोलीफेज T2 वायरस है, कोलीफेज T3 है, T4 है, T6 है, आदि वायरस भी होते हैं जिनमें DNA होता है। पॉक्स वायरस बता ही दिया, 5 गुणा 174, ये अपवाद स्वरूप जो वायरस होता है उसमें। अब हम बात करेंगे RNA युक्त विषाणुओं की। सबसे पहले जो विषाणु है वो है पिकोरमा विषाणु, जिसको पोलियो का रोगजनक भी कहा जाता है। पोलियो भी एक वायरस से होता है जिसका नाम पिकोरमा वायरस है। एंट्रोवायरस भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में टेगा वायरस, जो डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ विभाग जो बुखार होता है उसमें उसको फैलाने में मदद करता है। पैरामिक्स वायरस, जिसे गलफड़े या खसरा रोग होता है, जो पेरेटोइड ग्रंथि होती है उसमें ये पैरामिक्स वायरस संक्रमण करता है। अब है ऑर्थोमिक्स वायरस, इससे क्या होगा? इससे इन्फ्लुएंजा रोग होगा। रेबडो वायरस हो तो उससे हाइड्रोफोबिया या रेबीज होगा। ये किस में पाया जाएगा? कुछ जानवरों की लार में। रियो वायरस होता है तो जिसको हम राइनो वायरस या रियो वायरस या फिर ये जो वायरस होते हैं ये श्वसन संबंधी रोग पैदा करते हैं। उसके बाद में कोरोना वायरस जो जुखाम से संबंधित होता है, और कुछ रिट्रोवायरस, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA हमको मिलता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। जो वायरस होते हैं तो वायरस कहाँ से संक्रमण करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। जो टी सेल होती है उनमें ये संक्रमण करके ब्लड कैंसर को पैदा करते हैं। जो एड्स रोग है अपना, उसमें भी जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये कम कर देते हैं। HIV के कारण ये होता है। अब कुछ विषाणुओं के आकार देखते हैं, जैसे TMV का 300 माइक्रोमीटर इंटू 15 से 18 व्यास तक के ये हो सकते हैं। सबसे छोटा वायरस अपना होता है F2 जीवाणुभोजी, जिसको फेट स्पॉट वायरस हम कहते हैं। उसके बाद में सबसे लंबा वायरस होता है
सिट्रस ट्राइसेजा वायरस। उसके बाद में जो सबसे बड़ा वायरस होता है वो LPT वायरस होता है। इसकी जो साइज होती है वो 275 माइक्रोमीटर के समथिंग होती है। ये 3 रोग फैलाता है, लिम्फो ग्रेनुलोमा, पिस्टियोसिस और ट्रेकोमा। ये तीनों रोग इससे होते हैं। अब देखते हैं कि वायरस द्वारा संक्रमण कैसे होता है। तो सबसे पहले वायरस की जो अवस्थाएं होती है, गुणन या जनन जिसमें ये करेंगे, तो इसमें 2 भागों में हम इनको बांट सकते हैं। पहली तो होती है अधिशोषण अवस्था और दूसरी गुप्त अवस्था। तो इन अवस्थाओं में लगभग सभी वायरसों की संक्रमण अवस्थाएं यही होती है। संक्रमणकारी जो कण होते हैं इनको हम वायरॉन कहते हैं। पादप और जंतु विषाणु में स्वयं संक्रमण की क्षमता नहीं होती, क्योंकि ये क्रिस्टल के रूप में पड़े रहते हैं और खुद संक्रमण नहीं कर सकते जब तक कि इसको कोई दूसरा होस्ट न मिले। जो पादप वायरस है एक एफिड की सहायता से संक्रमण करते हैं। जंतु वायरस संक्रमण हेतु मच्छर के ऊपर निर्भर रहते हैं। कुछ विषाणु संक्रमण के लिए दूसरे विषाणुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। इनको हम सैटेलाइट वायरस या उपग्रही वायरस कहते हैं। उसके बाद में टोबैको सैटेलाइट वायरस की बात करेंगे। तो ये वायरस होता है वो संक्रमण के लिए टोबैको नेक्रोसिस वायरस के ऊपर डिपेंड रहता है। संक्रमण के समय जो जंतु विषाणु हैं और पादप विषाणु हैं, पोषक कोशिका में जो प्रोटीन की चोल होती है उसके द्वारा या फिर उसके सहित ही अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद में इनका जो प्रोटीन का चोल है वो घुल जाता है और आगे की प्रक्रिया चालू होती है। ये क्रिया हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।